हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप ऑल ऑफ यू आर गुड। सो चैप्टर नंबर 9 एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रॉम इंडियन इको क्लास 12 आज हम शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। तो एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडियन इको का सबसे आसान चैप्टर है दोस्तों। सबसे आसान चैप्टर एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एनवायरनमेंट के बारे में आपने पहले बहुत बार पढ़ा है छोटी क्लासेस में, तो एक बार आज फिर से हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चैप्टर को सुनना है ध्यान से, चाहे आपको पहले आता है, आपने सुन रखा है, समझ रखा है, फिर भी आपको चैप्टर को ध्यान से सुनना है दोस्तों। तो शुरू करेंगे एनवायरमेंट से, मीनिंग एंड उसके बाद पढ़ेंगे बेटा एनवायरमेंट के अंदर कौन से एलिमेंट्स होते हैं और एनवायरमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, हाउ टू सेव एनवायरमेंट, ये सारी बातें हम करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करेंगे दोस्तों, व्हाट इज एनवायरमेंट। अगर आप एनवायरमेंट को डिफाइन करना चाहते हो तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो सबसे पहली चीज एनवायरमेंट क्या है? आपकी सराउंडिंग्स। एनवायरमेंट इज कि जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है, इधर बायोटिक और नॉन बायोटिक, बायोटिक एलिमेंट्स जो भी हैं आपकी सराउंडिंग्स के अंदर, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो नेचुरल है, चाहे वो केमिकल सोर्सेज है एनवायरमेंट के अंदर, जिनसे आपका इंटरेक्शन हमेशा होता रहता है, तो हम बोलते हैं उसको एनवायरमेंट विच सराउंड अस। तो एनवायरमेंट यानी कि एटमॉस्फेयर जो है आपका, वो कैसा होना चाहिए? ऑब्वियस क्लीन होना चाहिए। तो एनवायरमेंट का मतलब बुक्स में क्या दिया है, आपकी डेफिनेशन क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या बोलता है कि एनवायरमेंट इंक्लूड्स वाटर, air, land, and the interrelationship which exists among and between water, air, land, and human beings and other creatures of life. बहुत आसान डेफिनेशन है। एनवायरमेंट इज ऑल सराउंडिंग अराउंड अस। एनवायरमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? अब ये टॉपिक शुरू होता है। एनवायरमेंट को डिफाइन कर दिया हमने। एनवायरमेंट की डेफिनेशंस बहुत सारी हैं, किसी भी तरह से आप एनवायरमेंट को डिफाइन कर सकते हो, जो डेफिनेशन आपको आती है गलत नहीं होगी एग्जाम में। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, एनवायरमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? देखो बेटा, एनवायरमेंट की इंपॉर्टेंस में सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि बिना एनवायरमेंट के जिंदगी नहीं। एनवायरमेंट सस्टेन्स लाइफ, ये इंपॉर्टेंस है हमारे टॉपिक में। उससे पहले इंपॉर्टेंस दी हुई है एनवायरमेंट ऑफर रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। आप सिंपल एग्जांपल लेके चलो, एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं। एग्रीकल्चर में आपको लैंड चाहिए, एनवायरमेंट देता है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। सॉइल चाहिए, एनवायरमेंट देता है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। वाटर चाहिए, एनवायरमेंट देता है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। सनलाइट चाहिए, एनवायरमेंट देता है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। सीड्स चाहिए, एनवायरमेंट देता है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। मेन्योर चाहिए, एनवायरमेंट देता है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। इतना सब कुछ आपको एज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर मिल रहा है, तो आप नहीं बोलोगे एनवायरमेंट ऑफर्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन? तो एनवायरमेंट हमें रिसोर्सेज देता है, लैंड, वाटर, सॉइल, ये जितने भी चीजें हैं जो प्रोडक्शन में यूज करते हैं, हम क्या बोलते हैं? एनवायरमेंट के पार्ट है। तो एनवायरमेंट ऑफर रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन इज द बेस्ट इंपॉर्टेंस। तो एनवायरमेंट इंक्लूड्स फिजिकल रिसोर्सेज such as minerals, wood, water, soil, others which are available to us as a free gift of nature. These resources are used as inputs for production. In fact, production is simply the process of conversion of natural resources into useful things. हम जो नेचुरल रिसोर्स की बात कर रहे हैं, लैंड, एयर, वाटर, सॉइल, इनसे हम आउटपुट तैयार कर लेते हैं और फिर इसको यूज करते हैं। तो एनवायरमेंट हमें क्या देता है बेटा? रिसोर्सेज देता है फॉर प्रोडक्शन। बहुत सिंपल सी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद एक चीज और बोल रहा है कि एनवायरमेंट के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो कितने तरह के हैं। क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। एनवायरमेंट के अंदर जो रिसोर्सेज है बेटा, वो दो तरह के हैं। कुछ रिसोर्सेज दोबारा बनकर तैयार हो जाएंगे, हम यूज कर लेंगे तो। लेकिन कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जो हम अगर यूज कर लें, हम रेकलेसली यूज करेंगे, लापरवाही से यूज करेंगे, तो रिसोर्स अगर खत्म हो गए तो दोबारा नहीं बनेंगे। ऐसे रिसोर्स भी हैं। वो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स सच एज फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल वगैरह जो हम बोलते हैं, क्रूड ऑयल की हम बात करें। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो दोबारा बन जाएंगी और कुछ दोबारा नहीं बनेंगी। जो दोबारा बन जाएंगी रिन्यूएबल रिसोर्स है, जो नहीं बनेंगी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। देखो, अब रिसोर्सेस को हम दो पार्ट में और डिवाइड कर रहे हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है बेटा? कि दोज रिसोर्सेस व्हिच कैन बी रिप्लेनिश्ड एंड नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड और डिप्लीटेड ऑन यूज, जो खत्म नहीं होंगे, दोबारा से बनकर तैयार हो जाएंगे, जैसे कि वुड एंड सी एनिमल्स। उसके अलावा कुछ रिसोर्स हैं जो अगर यूज कर लिए तो खत्म ही हो जाएंगे, दोबारा फिर से बनेंगे नहीं। those resources which are likely to be exhausted, जो खत्म हो जाएंगे, depleted on use,
The rate at which these resources re-emerge is far short of the rate at which these resources are being exploited. For example, fossil fuels ये खत्म हो जाते हैं और बनते कई हजारों लाखों करोड़ों साल। तो हम बोलते हैं कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ये होते हैं। एनवायरमेंट की इंपॉर्टेंस थी, एनवायरमेंट प्रोवाइड अस रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। दूसरी इंपॉर्टेंस है जिसको शायद पहले नंबर पे होना चाहिए था, वो है एनवायरमेंट सस्टेन्स लाइफ। एनवायरमेंट है तो हम जी सकते हैं। देखो एनवायरमेंट के अंदर हम सबसे मेन चीज बोलते हैं कि वाटर, एयर, सॉइल, लैंड, इस सनलाइट, इसके बिना हमारी जिंदगी कहां है दोस्तों। तो एनवायरमेंट इंक्लूड्स सन, soil, water, air, etc., which are essential ingredients for sustenance of human life. Absence of these elements, environment implies the end of life. समझ में आ रहा है आपको? बहुत सिंपल इंपॉर्टेंस है। तीसरी इंपॉर्टेंस क्या है एनवायरमेंट की? कि एनवायरमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट। एसिमिलेट्स का मतलब क्या होता है? एनवायरमेंट अपने अंदर वेस्टेज को अब्सॉर्ब कर लेता है। मैं बहुत अच्छे एग्जांपल देता हूं आपको कि जब फैक्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शन होता है तो वेस्टेज निकलती है गंदे पानी की। कहां जाता है पानी? रिवर्स में। एनवायरमेंट में अब्सॉर्ब हो गया, सारी वेस्टेज कहां चलेगी? एनवायरमेंट के अंदर। स्मोक निकलता है, गैसेस निकलती है, कहां चली जाती है? ऊपर आसमान। अब्सॉर्ब कर लिया किसने? एयर ने, एनवायरमेंट ने अब्सॉर्ब कर लिया। तो एनवायरमेंट अपने अंदर वेस्टेज को अब्सॉर्ब कर लिया, पर हमें इतनी वेस्टेज करनी नहीं चाहिए जिससे एनवायरमेंट खराब हो। एनवायरमेंट को प्रोटेक्टेड रखना चाहिए। ठीक है। तो एनवायरमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। आप कुछ खाएंगे या कुछ बनाएंगे, कहीं ना कहीं से वेस्टेज तो आएगी, और वेस्टेज अकर्स मोस्टली इन फॉर्म ऑफ गार्बेज। वो कहां जाता है? एनवायरमेंट के अंदर। एनवायरमेंट अब्सॉर्ब कर लेता है। ये इंपॉर्टेंस है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट एनहांस क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब मेरी बात समझना, एनवायरमेंट से क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे एक्सपांड होती है? एनवायरमेंट के अंदर मतलब क्या होता है? सराउंडिंग्स होती है, और सराउंडिंग्स जितनी नीट एंड क्लीन होंगी उतनी हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी। आप किसी हिल स्टेशन पे रहते हैं मान लीजिए, तो आपके घर के सामने हिल्स हैं सारी, आपको कितना अच्छा लगता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप ऐसी जगह रहते हैं जहां पे सी है, आपको सी व्यू दिखता है, क्या है? क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो एनवायरमेंट एनहांस कर देता है, नेचर जो है ना वो सुंदर कर देता है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को। तो सराउंडिंग्स इंक्लूड्स रिवर, ओशियंस, ये सब कहां है? एनवायरमेंट के पार्ट है। सराउंडिंग्स इंक्लूड रिवर्स, ओशियन, माउंटेन्स, डेजर्ट। मैन एंजॉय दीज सराउंडिंग्स। आप चाहते हैं ना कि हम पहाड़ों में जाएं, घूमने के लिए जाएं, मजा आता है। तो वो चीज आप वहां क्यों जाते हैं? आप एनवायरमेंट के पास जा रहे हैं जो सुंदर है। आपके घर के पास नहीं है तो आप कहीं दूर चले जाते हैं। तो एनवायरमेंट से क्वालिटी ऑफ लाइफ एनहांस होती है, अच्छी हो जाती है, बढ़ जाती है। तो एनवायरमेंट की इंपॉर्टेंस ये है, और बहुत सिंपल इंपॉर्टेंस है। मैंने पहले ही कहा आपको ये चैप्टर बहुत आसान, इससे आसान चैप्टर कोई है नहीं शायद इंडियन को में। उसके बाद अब पढ़ते हैं हम एनवायरमेंट की प्रॉब्लम्स क्या है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट? एनवायरमेंट के अंदर दो बड़ी प्रॉब्लम है। पहली पॉल्यूशन की, दूसरा एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखो बेटा, हम रिसोर्सेज को यूज तो करते हैं लेकिन लापरवाही से। हम नहीं सोचते कि रिसोर्स खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा। हम कभी सोचते हैं? कभी नहीं सोचते। पानी बहाते रहते हैं, वेस्ट होता है, हम सोचते ही नहीं है कि पानी खत्म हो गया तो क्या होगा। तो ये चीज नहीं करनी चाहिए। एनवायरमेंट की दो प्रॉब्लम है, पहला पॉल्यूशन, दूसरा एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। एक्सेसिव यूज नहीं करना, जितना यूज हो उतना ही करना है, बाकी बचाओ, कल के लिए काम आएगा, आपकी जनरेशन के लिए काम आएगा। तो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट आर, सबसे पहला प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, और दूसरा प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल। दोनों बातें पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो सबसे पहला पॉल्यूशन जो आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, शायद मुझे समझाना ज्यादा ना पड़े। पॉल्यूशन क्या होता है? पॉल्यूशन हर बच्चा जानता है। Pollution refers to those activities of production and consumption. Pollution दोनों से होता है, प्रोडक्शन से भी, कंजम्पशन से भी। आप खा पी रहे हैं और वेस्टेज को फेंक रहे हैं तो पॉल्यूशन कर रहे हैं। तो एंड विच चैलेंज प्योरिटी ऑफ एयर एंड वाटर एंड देयरबाय pollute the environment. It is serious emerging challenge related to the process of growth, particularly related to process of industrialization. आज इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, मॉडर्नाइजेशन हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन चलती जा रही है, लेकिन पॉल्यूशन कितना बढ़ रहा है वो देखा। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड। क्या है ये? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो ये देखता है कि आप जो पॉल्यूशन कर रहे हैं वो कितने में कर रहे हैं, कितना पॉल्यूशन कर रहे हैं। आप ज्यादा कर रहे हैं तो आप पे पेनल्टी लगेंगी। ये लॉज बना,
उनको देखता है। तो has identified that 17 category of industries large और medium as significantly polluting। वो क्या pollution करती हैं? air pollution, water pollution, noise pollution। 17 तरह की इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत ज्यादा pollution करती हैं। इसमें large scale भी और medium भी हैं। वो किस तरह का pollution करती हैं? 3 ही pollution होते हैं, air, water, noise। अब इनके बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने आइडेंटिफाई किया है 17 कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज को, क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन। सबसे पहले पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन। बहुत बहुत आसान टॉपिक है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। एयर पॉल्यूशन क्या है सबको पता है क्या होता है, फिर भी एक बार पढ़ लो। तो एयर पॉल्यूशन, एयर में क्या है बेटा? ऑक्सीजन है। तो एयर कैरीज ऑक्सीजन which is essential element of life। बिना इसके आप सांस भी नहीं ले सकते। pollution of air implies pollution of essential element of life, accordingly quality of life will impart। quality of impart क्या होगी? हम खत्म ही हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन जो एयर में है उसको हम ही लोग खराब कर रहे हैं, तो हम ही लोगों को इफेक्ट पड़ेगा ना। नेचर आपको हिट करता है बैक, वापस। ध्यान रखना, आप नेचर के साथ करेंगे, नेचर आपको फिर से करेगा और बहुत गंदा करेगा। ये चीजें होती हैं हमारी लाइफ में। तो नेचर को हमें नहीं छेड़ना चाहिए, ये ऐसा कहा जाता है ना, बड़े लोग कहते हैं नेचर को मत छेड़ो आप। तो ऑक्सीजन असेंशियल एलिमेंट ऑफ लाइफ जो है वो कैसे पॉल्यूट हो जाती है? ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। वो कैसे होता है? जो इंडस्ट्रीज है, गैसेस, स्मोक, इससे पॉल्यूट, व्हीकल्स चलते हैं, धुआं निकलता है, ये सब चीजें क्या है? यही तो पॉल्यूशन करती है एयर का। तो व्हाट कॉज पॉल्यूशन ऑफ एयर? सबसे पहला, एयर पॉल्यूशन ओइंग टू प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन द एयर। दीस पॉल्यूटेंट्स मे बी पॉइजनस, जहर बन सकते हैं, लाइक ओजोन, और दीज मे बी सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ मटेरियल्स। फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू एयर पॉल्यूशन, जैसे कि स्मोक। सबसे पहला स्मोक कहां से निकलता है? इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलरली दोज यूजिंग कोल एज एन एनर्जी। जो इंडस्ट्रीज अलग कोल, कोल यानी कि कोयला, कोयला यूज करते हैं भट्टी जलाने के लिए। आयरन इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्रीज हो गया, ईंटें बनाते हैं कई इंडस्ट्रीज। तो क्या होता है कि वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो बहुत ज्यादा पॉल्यूट करती है एयर को। तो पॉइजनस गैसेस emitted particularly by plastic and leather industries, वहां से निकलती है कुछ गैसेस in the process of chemical treatment of that material। तो ये भी पॉल्यूशन करती है। कौन से वाला बेटा? एयर पॉल्यूशन करती है। स्मोक हो गया, पॉइजनस गैसेस हो गया। तीसरा, एमिशन ऑफ गैसेस बाय मोटर व्हीकल्स। आज किसी इंसान को 2 किलोमीटर तक जाना है, ज्यादा बोल दिया, 500 मीटर भी जाना है तो भी एक्टिवा या बाइक उठा के जाएगा, गाड़ी उठा के जाएगा। तो ये क्या है? सबसे बड़ा रीजन है पॉल्यूशन। हर एक बंदे के पास अपनी पर्सनल कार है। फैमिली में 5 लोग हैं तो 5 कार्स हैं, ऐसे घर भी हैं। तो व्हीकल्स का नंबर बढ़ रहा है। आज मैं एक तारीफ करूंगा इस चीज की, व्हीकल्स का नंबर बढ़ रहा है। पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए ईवीज आ चुके हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना आ चुका है और बहुत ज्यादा आगे आने वाला है, इससे पॉल्यूशन कम हो जाए, ये अच्छी बात है। पर हम बोल रहे हैं अभी की बात, जो अभी भी आज भी मोटर व्हीकल्स किससे चल रहे हैं? पेट्रोल या डीजल से, बहुत पॉल्यूशन करते हैं। तो विच हैज राइजन टू द थ्रेटनिंग ऑफ लेवल ओइंग टू एक्सपोनेंशियल राइज इन नंबर ऑफ व्हीकल्स। वो बढ़ते जा रहे हैं रोड पे, उससे पॉल्यूशन हो रहा है। तो एयर पॉल्यूशन के कॉजेस क्या है? क्या इफेक्ट आपको पड़ सकता है? ऑब्वियस, एयर पॉल्यूशन से आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। अस्थमा के जो मरीज हैं वो कैसे हो जाते हैं? इन चीज की वजह से हो जाते हैं। तो एयर पॉल्यूशन कॉजेस हाइपरटेंशन, अस्थमा, रेस्पिरेटरी डिसीजेस, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स। समझते हो कि आप में स्ट्रेंथ नहीं बचती है, आप सांस फूलने लगती है। These are very deadly diseases. Let us contribute our bit and keep air pollution under check by not smoking and by not violating the emission norms as prescribed for the vehicles we use। समझ रहे हो? ये सारी बातें हमें करनी चाहिए ताकि एयर पोल्यूशन ना हो। हमारी हेल्थ और दूसरों की हेल्थ का हम खुद ध्यान रखें बेटा, ठीक है। उसके बाद एयर पोल्यूशन बहुत छोटा सा था, खत्म हो गया। बात करते हैं वाटर पोल्यूशन की। वाटर पोल्यूशन क्या है? रिवर्स, पॉन्ड्स, छोटी छोटी नदियां जो हैं, और जो ओशियंस की हम बात करें, सी की हम बात करें, तो बहुत ज्यादा एयर वाटर पोल्यूशन इंडिया में और ऑल ओवर द, हम बोलते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड हम बात करें तो पोल्यूशन है। कुछ जगह ऐसी हैं जहां नहीं है, बट बहुत जगह ऐसी हैं जहां अभी भी पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। पॉल्यूशन खासकर जहां इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, वहां अगर कोई रिवर हो तो कितना पॉल्यूट हो जाता है। और ऑप्शन ही क्या है? इंडस्ट्रीज के पास ऑप्शन ही क्या है कि पानी जो निकल रहा है गंदा वो कहां फेंकेंगे? ऑब्वियस जाएगा तो रिवर में। मैं बोलता हूं कि जो
पूजने वाली नदियां है ना, गंगा, यमुना, इन सब में भी इंडस्ट्रीज पानी गंदा फेंकती हैं, आंखों से देखा है। तो ये चीज क्या है, इंडस्ट्रीज इस हद तक चली गई हैं, अब क्या करेंगे। तो वाटर इज एन इक्वली इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ लाइफ, एयर, जितना हवा जरूरी है, सांस लेना जरूरी है, उतना पानी भी जरूरी है। तो पॉल्यूशन इज इक्वली सीरियस, मेनी स्टेट्स इन इंडिया आर ऑन द ब्रिंक ऑफ वाटर famine. More serious is the problem of its pollution or contamination of water. Use of polluted water leads to diseases. और पानी से जो बीमारी होती है ना, बहुत बड़ी होती है। पानी की बीमारी पेट से शुरू होती है और पेट से सारी बीमारियां शुरू होती हैं। तो लाइक डायरिया एंड हेपेटाइटिस, फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन कैसे होता है दोस्तों, सबसे पहला डोमेस्टिक सीवरेज दैट फ्लो इनटू स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। जो सीवर होता है ना आपके घर के बाहर, वेस्टेज जाती है, वो सारा अगर रिवर में चला जाए, रिवर पॉल्यूट हो जाएगी। दूसरा, इंडस्ट्रीज से जो वेस्टेज वाटर निकलता है, केमिकल वाला पानी निकलता है, वो बहुत ज्यादा खराब करता है नदियों को, और वहीं से हमारे घर का पीने का पानी आता है। अब सोचिए, उसके बाद एग्रीकल्चर रन ऑफ, एग्रीकल्चर से भी जो गंदा पानी निकलता है। बच्चों, इरिगेशन के लिए हम एग्रीकल्चर में पानी डालते हैं, केमिकल भी डालते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह दवाइयां छिड़काव करते हैं, वो केमिकल ही तो है सारा। वो केमिकल पेट्रोलियम बेस्ड केमिकल है, वो केमिकल पानी के अंदर मिल जाता है, और जब पानी जो निकलता है वो कहां जाता है, नदियों में, और वो घर में पीने के लिए आता है। फिर अब सोचो खराब हुआ कि नहीं हुआ। तो एग्रीकल्चर से भी वाटर पॉल्यूशन हो सकता है और होता है, ठीक है। उसके बाद थर्मल पावर हाउस है, समझते हो क्या होता है, बिजली बनती है पानी से, कोयले से, पता है आपको, सनलाइट से भी बनती है। तो जो बिजली पानी से बनती है इज हाइड्रो, जो बिजली कोयले से बनती है नोन एज थर्मल। अब जो थर्मल पावर प्लांट्स और हाउसेज हैं, वहां जो कोयले से एनर्जी बनाई जाती है, जो ऐश होता है, राख होती है, वो पानी में मिक्स हो जाती है, फिर पानी पॉल्यूट होता है। ये भी एक रीजन है, ये आपको पता था, नहीं पता था तो अब जान लीजिए, ये चीज इंपॉर्टेंट। तो वाटर पॉल्यूशन से डिसीज कौन सी होती है पढ़ लिया, क्यों होता है वाटर पॉल्यूशन पढ़ लिया, होता है क्या हमने पढ़ लिया, ऐसे एयर का पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे नॉइज पॉल्यूशन। समझ में आ रहा है दोस्तों, आसान चैप्टर है, आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा। ये चीजें सुनो बेटा, जरूरी है आपके नॉलेज, क्या आप अवेयरनेस दे रहा है ये चैप्टर, पता है, ये अवेयरनेस है। ये चैप्टर देने का पर्पस पता है क्या है, ये पर्पस नहीं है कि 12th क्लास के बच्चों को दो देखो मार्क्स आते नहीं आते। इस चैप्टर का पर्पस है अवेयरनेस। कुछ चैप्टर्स हमारी क्लासेस में तभी होते हैं कि हम अवेयर हो जाएं, ध्यान देना, ये अवेयरनेस के लिए चैप्टर है, नॉलेज दी जा रही है आपको, आप समझिए। नॉइज पॉल्यूशन, व्हाट इज नॉइज पॉल्यूशन, पता है आपको, बड़े बड़े हॉर्न्स बजते हैं, मशीन से आवाजें आती हैं फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, उससे होता है नॉइज पॉल्यूशन। अप्लायंसेस होते हैं होम में, मिक्सी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, जो आवाज करती हैं, आजकल तो खैर कम हो गया, बट इन चीजों से होता है नॉइज पॉल्यूशन। म्यूजिक सिस्टम हो गया, शादियों में गाने बजने हो गया, ढोल हो गया, ये सब क्या है, नॉइज पॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। मैकेनाइजेशन, मशीन के आ जाने से आज एफिशिएंसी तो बढ़ गई है, लेकिन नॉइज पॉल्यूशन भी बढ़ गया है। नॉइज पॉल्यूशन हैज रिकॉर्डेड an exponential growth because millions of vehicles fitted with loud horns and noise generating engines are plying on the roads. Excessive noise cause irritation and unnecessary fatigue, मतलब थकान हो जाती है। पता है आपको, नॉइस पॉल्यूशन से भी थकान हो जाती है। आप अगर कहीं रोड पे गए हो जब बहुत ट्रैफिक हो और वहां हॉर्न्स बज रहे हो, गाड़ियों की आवाज हो, 2 घंटे 3 घंटे आप ड्राइव कर रहे हो, आपको लगेगा कि यार बहुत थक गया मैं, ट्रैफिक, मुझे शांति चाहिए, होता है ना, वही फटीग, वो थकान होती है। माइंड आपका बिल्कुल अपसेट हो जाता है, अकॉर्डिंगली क्वालिटी ऑफ लाइफ पे सफर होती है। यू मे नोट द फॉलोइंग सीरीज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। सबसे पहली चीज, क्वालिटी ऑफ लाइफ सफर कैसे होती है। आपका अगर किसी शांत एरिया में, शांत इलाके में, तो वहां आपको मजा आएगा रहने, हाँ आप बोर हो गए लेकिन पीस है। लेकिन आप अगर मेन रोड पे घर है, आपका घर की प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, लेकिन वहां कितनी आवाजें आएंगी मेन रोड पे व्हीकल्स की, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ सफर हो रही है आपकी। उसके बाद नॉइस पोल्यूशन क्यों होता है, इंजन की आवाज से, किसकी इंजन की आवाज से, व्हीकल्स इंजन की आवाज से। अब इसमें चाहे आपके घर एयरपोर्ट के पास है, तो प्लेन्स की आवाज बहुत तेज आती है उसके इंजन की, वो भी एक नॉइस पोल्यूशन है, ठीक है। ट्रेन की आवाज आ रही है, गाड़ियों की आवाज आ रही है, इंडस्ट्रियल मशीन्स चल रही है उनकी आवाज आ रही है, अप्लायंसेस जो घर में यूज करते हैं, मिक्सर ग्राइंडर्स हो गया, वाटर बूस्टर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, मोटर हो गई, वो सब आवाज देते हैं, वो नॉइस पोल्यूशन है। तो इन सब को हमें रोकना है, इसके लिए कुछ मेजर्स लेने हैं, ठीक है। ये था आपका नॉइस पोल्यूशन। अब जो टॉपिक शुरू होंगे वो और इंपॉर्टेंट है, जो शायद आपने ना पढ़े हो, बट पढ़े हैं तो अच्छी बात है, एक बार और पढ़ लेंगे।
तो टॉपिक क्या है, डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। एक होता है अफॉरेस्टेशन, एक होता है डिफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन क्या होता है, पेड़ों को लगाना, ट्रीज को लगाना, प्लांट्स को लगाना, ग्रीनरी और बढ़ाना। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, पेड़ों को काटना, प्लांट ट्रीज को हटाना। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे अर्बन एरियाज और बढ़ते जा रहे हैं, नई टाउनशिप सेटअप हो रही है, तो पेड़ों को काटा जाएगा ना बेटा, इसे बोलेंगे डिफॉरेस्टेशन। इससे बहुत ज्यादा नुकसान है, पेड़ों को काटेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन कहां से आएगी, समझ रहे हो मेरी बात। तो इंडस्ट पॉल्यूशन और बढ़ेगा, हीट और बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगी, ये दिक्कतें हैं। So what is deforestation? Industrialization is a boon as it offers a variety of things to consume. Enhancing quality of life. मान लिया इंडस्ट्रीज बढ़ने से बहुत फायदे होते हैं, लाइफ की क्वालिटी आपकी बढ़ जाती है, हर चीज आपके हाथ में होती है। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने से क्या हो रहा है, बेन भी है ये, क्योंकि वो डिफॉरेस्टेशन करती है। इंडस्ट्री सेटअप होगी तो पेड़ काटेगी, ठीक है। तो ट्रीज आर फेल्ड टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर वुड। अब किसी को लकड़ी चाहिए तो उसके लिए पेड़ काटे जाएंगे। अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स बाय द इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज भी ये काम करती हैं। पेपर पता है ना कैसे बनता है, तो बोलते हैं ना सेफ पेपर, तो उससे ट्रीज बचेंगे, ये चीज इसलिए बोली जाती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन लेट्स टू अर्बनाइजेशन। इंडस्ट्री जहां खुलेंगी वहां टाउनशिप सेटअप होंगी, क्योंकि लोगों को जॉब जहां मिल रही इंडस्ट्रीज में, लोग बोलेंगे घर भी पास में होना चाहिए। जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन जल्दी आती है वहां पे टाउनशिप जल्दी आती है, घर जल्दी बनते हैं। तो ये चीज होगी तो फिर पेड़ तो कटेंगे। तो कहीं ना कहीं सब में रीजन क्या आ रहा है कि पेड़ तो अल्टीमेटली कटने ही, ये सब होगा तो मोर एंड मोर फॉरेस्ट आर क्लियर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप। तो घर बनाने के लिए हम पेड़ों को काट रहे हैं, फिर बोलते हैं हमारे यहाँ पेड़ नहीं है, बोलते हैं ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन अपार्ट रिक्वायरमेंट ऑफ वुड बाय हाउस होल्ड्स। इंडस्ट्रीज के अलावा हाउस होल्ड्स को भी लकड़ियां चाहिए। जो लोग गरीब होते हैं, स्लम्स होते हैं, वो लकड़ियों से ही खाना में चूल्हा जलाते हैं, लकड़ियों का जलाते हैं, वो गैस यूज नहीं करते, उनको भी लकड़ियां चाहिए, वो भी पेड़ काटते हैं फिर। तो मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट, बाखड़ा डैम बना, दामोदर वैली प्रोजेक्ट था, वहां कितने सारे जंगल को काटा गया। तो अदर फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग द डिफॉरेस्टेशन, ये सब चीजें बेटा आपको ध्यान रखनी है। डिफॉरेस्टेशन क्या, तो डिफॉरेस्टेशन पे क्वेश्चन बन सकता है, इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। उसके बाद सिंपल है, एक वर्ड में, पेड़ों को काटना डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को लगाना अफॉरेस्टेशन। इसके लिए ना, पेड़ों को ना काटा जाए, इसके लिए आपिको मूवमेंट, चिपको आंदोलन सुना होगा, हुआ था। लोगों ने हक कर लिया था ट्रीज को कि ट्रीज नहीं काटोगे, ट्रीज काटना तो पहले मुझे काटो, इसे बोलते हैं आपिको चिपको मूवमेंट। पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम। तो अभी हम पढ़ते हैं बेटा degradation of land. What is degradation of land? Very very important term, degradation of land. बेटा लैंड, सॉइल, जिसके थ्रू एग्रीकल्चर होता है, सॉइल के अंदर क्या, देखो लैंड इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, सॉइल भी फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। कुछ जगह मिट्टी ऐसी होती है जहां एग्रीकल्चर नहीं हो पाता, पर जहां होती है वहां दिक्कत क्या होती है, सुनना मेरी बात, कि जहां पर सॉइल होती है, अच्छी होती है, फर्टिलिटी अच्छी होती है, अगर वहां पे एक्सेस में वाटर लॉगिंग हो जाए, पानी इकट्ठा हो जाए बहुत दिनों तक, बहुत समय तक, तो सॉइल की जो अपर लेयर होती है ना, जिसमें फर्टिलिटी होती है, वो खत्म हो जाती है, जिसे अल्कलिनिटी और सैलिनिटी बोलते हैं। सॉल्टी, खारा पानी या नमक आ जाना जमीन की मिट्टी में, ये प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करता है, ये पढ़ेंगे हम। तो व्हाट इज डिग्रेडेशन ऑफ प्लांट, कि सॉइल की फर्टिलिटी, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता हिंदी में, वो अगर खत्म हो जाए, क्या बोलेंगे इसको, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। तो डी, देखो फोटो देख रहे हो पिक्चर आप, इसमें आपको लैंड कैसा दिख रहा है, बंजर, इस पे खेती नहीं हो रही, उसमें हो रही है, इसमें नहीं हो रही, तो यहां हो रही है, यहां नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि ये अब डिग्रेड हो चुका है, इसके अंदर सॉइल की फर्टिलिटी अब नहीं है, अब ये कुछ प्लांट ट्रीज नहीं देगी। क्यों हुआ, उसके रीजंस हैं कुछ, सुनिएगा। Degradation of land means loss of fertility of land which occur due to following factors. सबसे पहला soil erosion. Soil erosion नंबर वन, सुनना, जब बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं पर, जिन एरियाज में, खुले एरियाज में भवंडर आते हैं, फ्लड आ जाता है, तो सॉइल की जो अपर लेयर है उसको बहा के साथ ले जाता है, हवा के साथ या पानी के साथ। व्हेन वी टॉक ऑफ सॉइल इरोजन, वी आर रेफरिंग टू लॉस ऑफ अपर लेयर, मिट्टी की जो अपर लेयर है, जो मेन होती है ऑफ द सॉइल, आल्सो कॉल्ड टॉप सॉइल, व्हिच कंटेन मेजर न्यूट्रिएंट, जिसके अंदर हो, जिसकी वजह से खेती हो पाती है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, जिससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, वही अपर लेयर चली जाए तो कैसे होगा। तो दो रीजन है,
एक तो आपका फ्लड्स और स्ट्रॉन्ग विंड्स जिससे सॉइल इरोजन होता है, दूसरा अल्कालिनिटी एंड सैलिनिटी। एक तो था फ्लड के आ जाने से अपर लेयर का बह जाना, दूसरा है अल्कालिनिटी पानी के इकट्ठा होने से। अगर किसी जगह पानी इकट्ठा हो गया बहुत ज्यादा तो पानी में नमक आ जाता है, सॉल्टी केमिकल्स आ जाते हैं जिससे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। अगर आप नमक डाल देना तो प्लांट उगेगा नहीं अच्छे से। तो सॉल्टी वाटर इकट्ठा हो जाए या बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग से सॉइल की जो फर्टिलिटी खत्म हो जाए ड्यू टू सॉल्ट या कुछ केमिकल जो उसमें गंदे आ जाते हैं जो सकअप करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, जो न्यूट्रिएंट्स थे मिट्टी में उसे खारे पानी ने या एक्सेसिव वाटर लॉगिंग ने सकअप कर लिया है, तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा, वहां खेती नहीं हो पाएगी। उसे बोलते हैं अल्कलिनिटी और सैलिनिटी। इसके होने से भी लैंड डिग्रेडेशन हो सकता है। समझ में आया? एक्सेसिव वाटर लॉगिंग ऑन द टॉप सॉइल, इट टेंड्स टू सक अप द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल एंड रिड्यूस इट्स फर्टिलिटी। प्लांट की ग्रोथ फिर नहीं हो पाती, इज नोन एज। इन दोनों कारण से होता है डिग्रेडेशन। पहला कारण था सॉइल इरोजन, दूसरा था अल्कालिनिटी एंड सैलिनिटी ऑफ सॉइल। समझ में आ गया दोस्तों? बहुत आसान टॉपिक है, आपको समझ में आ रहा होगा। डिफॉरेस्टेशन, डिग्रेडेशन, ये दोनों टॉपिक है। इसमें अभी एक और चीज भी है, डिग्रेडेशन के प्रिंसिपल डिटर्मिनेंट्स क्या है, कैसे पता लगेगा कि डिग्रेडेशन होना शुरू हो गया है। आपकी जो वेजिटेशन है, जो प्लांट उगा रहे हो आप, जो वेजिटेबल्स उगा रहे हो आप, वो कम होने लगेंगी। क्या होगा कि लॉस ऑफ वेजिटेशन ड्यू टू दिस एरिडिफिकेशन एंड डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट्स इन एरिड एंड सेमी। जहां देखो एरिड क्या होता है, सेमी एरिड क्या होता है। एरिड एरियाज, सेमी एरिड एरियाज, कुछ जगह पानी है कुछ जगह नहीं है, सेमी एरिड है। एरिड पानी नहीं है, सूखे इलाके हैं, वो वहां पे ज्यादा एग्रीकल्चर नहीं होता है। तो अब बोल रहे हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। जो फार्मर्स मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं, एक खत्म हुई दूसरी उगानी शुरू कर दी, जिस लैंड पे मल्टीपल क्रॉपिंग होगी उसमें जल्दी फर्टिलिटी खत्म होगी, वो लैंड डिग्रेड होगा। Along with subsistence farming, small and marginal holders who fail to replenish fertility of soil, एक्सेसिव अगर आप यूज करते हो केमिकल का, फर्टिलाइजर्स का, मतलब पेट्रोलियम बेस्ड केमिकल आप डाल रहे हो लैंड के अंदर, सोइल के अंदर, ऑब्वियसली बात है प्रोडक्टिविटी अभी तो आ जाएगी लेकिन लॉन्ग टाइम नहीं चलेगी, वो खत्म हो जाएगी बाद में। लो वाटर टेबल, अब कुएं से पानी निकालते हैं, आजकल कुएं दिखते हैं नहीं दिखते। हमने एक्सेस मात्रा में ग्राउंड वाटर निकाल लिया, तो एक्सेस में ग्राउंड वाटर को निकाल लेना कॉल्ड लो वाटर टेबल। जब जमीन में पानी नहीं है तो खेती कैसे होगी? जमीन के ऊपर आप पानी डालते हो, जमीन के नीचे नेचुरली पानी होता है, दोनों जरूरी होते हैं। नीचे वाला पानी आप निकालते जा रहे हो यार जमीन का, तो कैसे एग्रीकल्चर? उससे लैंड डिग्रेड होता है, बंजर हो जाता है, पानी नहीं है। कुछ लैंड ऐसे होते हैं, देखा होगा आपने, कि गीली मिट्टी रहती है हमेशा, वहां पानी है, वो थोड़ा सा खोदेंगे गीली मिट्टी होगी, मतलब पानी जमीन के अंदर वहां है, खोदते जाए सूखी मिट्टी है बिल्कुल, वो मतलब वहां वो डिग्रेड लैंड है, वहां पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है। सॉइल इरोजन से भी क्या होता है? डिग्रेडेशन होता है, ये सारे हमने पढ़ लिए। तो इंडिया में 50% ऑफ टोटल लैंडेड एरिया इज एक्सपोज टू डिग्रेडेशन। कितना बड़ा सीरियस ड्रॉबैक है, 50% तक एरिया लगभग डिग्रेडेड है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि अब हम पढ़ेंगे कि एनवायरमेंट जो है हमारा, एक तो होता है लैंड डिग्रेडेशन, एक होता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। जो हमारा एनवायरमेंट है वो डिग्रेड कैसे हो रहा है? यार हम ही कर रहे हैं। हमारी कंट्री की देखो पॉपुलेशन रीजन हर चैप्टर में आता है, हर प्रॉब्लम का रीजन पॉपुलेशन बन सकता है, मैं ये बोलता हूं। तो पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा बढ़ना, बर्थ रेट बहुत हाई, ऐसी स्टेज पे है जहां बर्थ रेट बहुत हाई है। जितने ज्यादा धरती पे लोग होंगे उतनी ज्यादा धरती पॉल्यूट होगी, जितने ज्यादा अर्थ पे लोग होंगे उतना ज्यादा अर्थ पॉल्यूट होगा। समझ रहे हो? एक घर में एक बंदा रहता है, उसका घर साफ रहता है। जहां 15 रहते हैं, 10 रहते हैं, वो घर ज्यादा जल्दी गंदा होता है, पता है ना आपको? वही वाली बात है। तो पॉपुलेशन का ज्यादा बढ़ना पॉल्यूशन को बढ़ावा देना। समझ में आ गया? तो ये रीजन है, समझ में आएगा। ओके, पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो टाउनशिप डेवलप होंगी, इंडस्ट्रीज खुलेंगी, सब लोग, फिर पॉल्यूट होगा एनवायरमेंट। दूसरा, जिस कंट्री में जिस एरिया में पॉवर्टी ज्यादा होगी, मतलब वहां स्लम्स ड्वेलर्स ज्यादा है, स्लम्स ज्यादा है, गरीब लोग ज्यादा है, तो वो चूल्हा जलाएंगे जो लकड़ियों से जलाएंगे, गैस का यूज नहीं करेंगे, वेस्टेज ज्यादा करेंगे, बाहर रहेंगे, घर उनका होगा नहीं, टॉयलेट्स वहां फैसिलिटी,
कि नहीं? तो ये सब चीजें क्या करेंगी? पॉल्यूशन करेंगी। अ लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज पुअर, पता है आपको, एब्सोल्युटली पुअर है। दीज पीपल कट ट्रीज फॉर फ्यूल, वुड। उसके बाद दीज कॉज अ मैसिव इरोजन ऑफ नेचुरल कैपिटल। सिंपल। तीसरा कारण एनवायरमेंट डिग्रेडेशन का तीसरा कारण है अर्बनाइजेशन का बढ़ना। जितनी ज्यादा शहर होंगे उतनी ज्यादा लोगों को फैसिलिटीज चाहिए, एमिनिटीज चाहिए। और फैसिलिटी एमिनिटी के लिए क्या किया जाएगा? पेड़ों को काटा जाएगा। क्या किया जाएगा? पेड़ों को काटा जाएगा। और लैंड की डिमांड ज्यादा होगी, लोग बढ़ेंगे अर्बन में, लैंड की डिमांड ज्यादा होगी, लैंड की डिमांड ज्यादा होगी तो पेड़ों को काटा जाएगा, तो डिफॉरेस्टेशन होगा, उससे एनवायरमेंट पॉल्यूट होगा। समझ में आया बेटा? उसके बाद नेक्स्ट रीजन हमारे पास है इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर। बता चुका हूं मैं आपको कि एग्रीकल्चर में फार्मर जो है अगर बहुत ज्यादा यूज कर रहा है इंसेक्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का, केमिकल का, तो उससे उस केमिकल से आज प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगा लेकिन कल लैंड की फर्टिलिटी जल्दी से खत्म हो जाएगी, वो बचेगा नहीं एग्रीकल्चर। ये भी रीजन है एनवायरमेंट पॉल्यूशन का। तो कम यूज करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, ऐसा कहा जाता है, पर उससे फिर क्वांटिटी कम आती है। आज पैसे चाहिए लोगों को तो यूज करते हैं केमिकल्स, कल को दिक्कत आएगी। फिर है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। जितनी ज्यादा तेजी से इंडस्ट्रीज खुलेंगी उतनी ज्यादा एयर वाटर नॉइज पोल्यूशन बढ़ेगा, उतना एनवायरमेंट डिग्रेड होगा। ये आप पढ़ चुके हैं। जितने ज्यादा ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स रोड पे चलेंगे उतना ज्यादा पॉल्यूशन होगा, उतना एनवायरमेंट डिग्रेड होगा। जितने ज्यादा हम रूल्स रेगुलेशन, जो एनवायरमेंट की सिविक नॉर्म बोलते हैं, जितने ज्यादा रूल रेगुलेशन एनवायरमेंट के बने हुए हैं उनको हम फॉलो नहीं करेंगे, एनवायरमेंट पॉल्यूट होगा। आज की डेट में बताऊं आपको, 90% से भी ज्यादा लोग एनवायरमेंट के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते। इंडस्ट्रीज, इवन हाउस होल्ड्स एनवायरमेंट के नॉर्म्स को फुलफिल नहीं करते। हम कहीं भी जो चाहते हैं वो करते हैं, एनवायरमेंट को पॉल्यूट करते रहते हैं। जो नॉर्म्स रूल्स बने हुए हैं एनवायरमेंट के, वो फॉलो नहीं करते। उसे फॉलो करना चाहिए, एनवायरमेंट बच जाएगा आपका। द जनरल पब्लिक इन इंडिया टेंड्स टू डिसरिगार्ड द नॉर्म्स। ऑफन द रोड आर लिटर्ड, रोड गंदी करते हैं, गंद फेंक देते हैं, वेस्टेज फेंक देते हैं बिना सोचे समझे। हॉर्न्स बजाते हैं तेज तेज, नॉर्म नहीं बजाने चाहिए, वो भी करते हैं। लाउड स्पीकर्स, म्यूजिक सिस्टम शादियों पार्टियों में चलाते हैं। ठीक है, ये चीजें हम नॉर्म्स तोड़ ही रहे हैं, ये चीजें पॉल्यूशन करती हैं। इन छोटी छोटी चीजों से पॉल्यूशन होता है, नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे। दीज आर द कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो ब्रीफली हम ये बोल सकते हैं कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, अर्बन एरिया बढ़ रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। उसके अलावा रूल्स हम फॉलो करते नहीं है। इट इज culminating into global crisis and needs urgent redressal at the national international level। तो बहुत बड़े लेवल पे हमें क्या करना चाहिए? इन चीजों को देखना चाहिए, समझना चाहिए और कुछ प्रोग्राम्स, पॉलिसीज बनानी चाहिए कि ऐसा ना हो। अब मेरी बात समझना, ये टॉपिक मैंने बहुत बार एग्जाम में देखा है, ये क्वेश्चन आ जाता है, बच्चों को समझ में नहीं आता कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ध्यान से सुनना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव environmental impacts are high and environmental issues of waste generation and pollution have become critical today। सबसे पहली चीज यहां पे आती है opportunity cost of negative environmental impact are high। इसका मतलब समझो बस क्या है, समझ में आ जाएगा आपको, मेरी बात समझना। एग्जांपल देता हूं, अगर हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, एयर वाटर नॉइस, ये हमने कर दिया, पॉल्यूशन कर दिया वेस्टेज से, अब उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है जो हमको बेयर करनी पड़ेगी? जब पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, अब उसको करेक्ट भी तो करना है। अब पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कुछ खर्चे करेगी, लोगों की हेल्थ पे खर्चा भी होगा, बीमार पड़ेंगे लोग ऑब्वियसली बात है पॉल्यूशन से, उस पर खर्चा होगा। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बाद में खर्चा करना पड़ेगा। भाई पहले आपने वेस्ट किया, पहले आपने पॉल्यूट किया, अब आप खर्चा कर रहे हो। एनवायरमेंट को पॉल्यूट करके जो भी आपको बेनिफिट मिला उससे कई ज्यादा आपका आगे खर्चा होगा आपकी हेल्थ पे, ये समझ जाओ। नहीं समझे? जितना आज आप एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हो, नुकसान कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, उससे जो आपको फायदा हो रहा है, इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है, उसके बाद जो खर्चा होगा ना ठीक करने में, वो कहीं ज्यादा होगा। इसका मतलब ये है
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट, जो आज एनवायरमेंट में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है और उससे जो आपका फायदा हो रहा है उससे कई ज्यादा आपका लगने वाला है खर्चा, उसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट। दोनों ये लिखा है, opportunity cost of negative environmental impact are high means increased financial commitments of the government due to global warming जो हो रही है, ओजोन डिप्लीशन जो हो रहा है, उससे खर्चा बहुत बढ़ जाएगा हेल्थ पे। एयर वाटर क्वालिटी आप जब बढ़ाओगे तो इसका मतलब है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट आर वेरी हाई। इसलिए पॉल्यूट मत करो ताकि कल आपका खर्चा और ना बढ़े। समझ रहे हो मेरी बातों को? उसके बाद अब एक चीज आती है दोस्तों, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लेशन। ध्यान से सुनना, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग, दो वर्ड यहां पे है। ग्लोबल मतलब ओवरऑल एरिया जितना भी आपकी कंट्री के अंदर है, आपके ऑल ओवर द वर्ल्ड की हम बात करें। वार्मिंग क्या है? गर्म होना। ग्लोबल वार्मिंग डिपेंड करता है कहां हो रही है, किस जगह हो रही है, वहां आप बोल सकते हो। एग्जाम्पल देता हूं कि जिस कंट्री में, जिन एरियाज में आप ये देखें, ये ऑब्जर्व करें कि टेम्परेचर गर्म हो चुका है एज कंपेयर टू बिफोर। देखो, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, चेंज होगा, ये नेचर का लॉ है। अगर हम बहुत लाखों सालों की बात, पहले की बात करें या बहुत पुरानी बात करें, तो हमारा जो अर्थ था ना, वो अंडर आइस कवर्ड था, बर्फ का गोला था। जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया, वैसे वैसे आइस मेल्ट हुई, ठीक है, आइस मेल्ट हुई और एनवायरमेंट बेसिकली हम बोल रहे हैं जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला गया, आइस मेल्ट हुई और आज आप देखते हो कि कुछ जगह बर्फ है, कुछ जगह नहीं है। सी लेवल का बढ़ जाना, ये भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अब आइस मेल्ट होगी तो पानी का लेवल बढ़ेगा ना, तो आज की डेट में बहुत ज्यादा सी लेवल बढ़ चुका है और आगे जाके और बढ़ेगा, जिससे फ्लड आने के बहुत चांसेस है। समझ रहे हो? ये कहने को बहुत छोटी चीज है लेकिन आगे जाके बहुत नुकसान करेगी, दुनिया खत्म हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? टेम्परेचर का धरती पे बढ़ते जाना। क्यों होता है ये? यार ये पॉल्यूशन से होता है। किससे होता है? पॉल्यूशन से होता है, गैसेस से होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग, पेड़ जितने कटेंगे उतना ज्यादा एनवायरमेंट हीटअप होगा, डिफॉरेस्टेशन, ठंडा नहीं है, गर्म चीज बढ़ती जा रही है, तो पॉल्यूशन भी होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, आइस मेल्ट होगी, सी लेवल बढ़ेगा, फ्लड आने के चांस बढ़ जाएंगे। तो हम खुद ही नुकसान कर रहे हैं अपने एनवायरमेंट का और अपना। होता क्या है सुनेंगे, इट इज अ सिचुएशन रेफरिंग टू ग्रेजुअल बट कंसिस्टेंट इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। हाँ, थोड़ा थोड़ा हो रहा है लेकिन लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, थैंक्स टू एनवायरमेंट पॉल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन। एक टोंट टाइप मार दिया कि क्यों हो रहा है, क्योंकि हम पॉल्यूशन कर रहे हैं और पेड़ काट रहे हैं। ओइंग टू एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा नुकसान करती है। जो आपके घर में एसी चलते हैं, हमारे घर में भी चलते हैं यार, एसी चलते हैं, उससे जो रेफ्रिजरेटर चलते हैं, उससे जो गैसेस निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो करते हैं ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज्यादा। गाड़ियों के अंदर गर्मियों में एसी चलते हैं, देखो हीट अप कितनी हीट निकलती है। आप गर्मियों में जून जुलाई के समय पे हाईवे के ऊपर जहां रेड लाइट है, या कहीं भी किसी रोड पर रेड लाइट है, वहां गाड़ियां खड़ी हुई हैं, स्टार्ट है, एसी चल रहा है, आप वहां खड़े नहीं हो सकते, कितनी हीट निकलती है। वही तो ग्लोबल वार्मिंग है, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है जो ग्लोबल वार्मिंग कर रही है। तो कह रहे हैं कि द अर्थ सरफेस इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली वार्मर, बहुत गर्म होती जा रही है, showing 0.6 degree Celsius during the past century. Warming temperature is accelerating the melt of polar ice. जो ice है वो melt हो रही है, in turn implying rise in the sea level. Consequently हमारा बैलेंस बिगड़ रहा है, inflicting greater incidence of natural calamities, फ्लड आने के चांस बहुत ज्यादा होंगे। It implies threat to human life, बहुत बड़ा एक डर है ह्यूमन लाइफ को। तो पुअर कंट्रीज आर टू बी फर्स्ट एंड वर्स्ट सफर्स, जो गरीब देश है इंडिया, वो ज्यादा सफर करेंगे इस चीज से। ग्लोबल वार्मिंग ये होती है, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक चीज और है, व्हाट इज ओजोन डिप्लेशन। सुनना ध्यान से, ओजोन डिप्लेशन सबसे पहली चीज, आपको पता है कि ओजोन लेयर होती क्या है? कि हमारा अर्थ और जो सनलाइट से यूवी रेडिएशंस आती हैं अर्थ पे,
अर्थ पे पहुंचने से पहले बीच में कुछ लेयर्स हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं अर्थ को उस रेडिएशन से। कौन से रेडिएशन से? यूवी रेडिएशन से। तो कौन प्रोटेक्ट करता है? हम बोलेंगे ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है। यूवी रेडिएशन अगर अर्थ पे पड़े तो प्लांट हेल्थ, ट्रीज हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ और एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी जो है वो सब सफर हो सकती है। वो सफर नहीं हो रही, आज हम बचे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ओजोन लेयर ने प्रोटेक्ट कर रखा है। लेकिन ओजोन डिप्लेशन क्या है? ओजोन लेयर मोटी है, उसका पतले होता चले जाना इज ओजोन डिप्लेशन। जितनी पतली वो होगी उसे बोलेंगे थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर या ओजोन होल। होल मतलब छेद नहीं हो रहा ओजोन में, तो थिन हो रही है, पतली हो रही है। ओजोन लेयर जितनी पतली होगी उतना रेडिएशंस अर्थ पे पड़ेंगी, इफेक्ट करेंगी, हेल्थ खराब होगी, हमारी भी, प्लांट की भी, और एनिमल लाइफ भी सफर होगी, ये सब कुछ होगा। तो ओजोन डिप्लेशन होता क्यों है सर, ये बताओ। ओजोन डिप्लेशन सेम वही बात, गैसेस से होता है बहुत ज्यादा। तो वो गैसेस जो हम निकालते हैं इंडस्ट्रीज से या कैसे भी, तो वो नहीं निकलनी चाहिए। तो बोल रहा है ओजोन डिप्लेशन क्या है? रिडक्शन इन ओजोन लेयर, जो प्रोटेक्टिव लेयर है एटमॉस्फेयर में। एक्सेसिव यूज ऑफ कूलिंग सब्सिस्टेंस, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, सेम यहां पर आ गया। एज ओजोन डिप्लीट्स देयर इज ग्रेटर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेडिएशन जो हम बोलते हैं वो अर्थ पे आती है, जो डेंजर है हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म को। इन रिसेंट ईयर्स अगर हम बात करें तो 5% डिप्लीशन ओजोन का हो चुका है। एक बात समझना, जो मॉलिक्यूल्स निकलते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस में से, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल ओजोन के लगभग 1 लाख मॉलिक्यूल को खत्म कर सकता है। ओजोन बनने में जो समय लगता है वो बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन डिस्ट्रॉय होने में बहुत कम समय लगता है। इससे भी नुकसान है। तो ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना है तो ये गैसेस का यूज कम करना पड़ेगा। अब ये कैसे होगा, इस पे ध्यान देना चाहिए। समझ में आया? ओजोन डिप्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना बेटा। उसके बाद जो टॉपिक है हमारे पास वो है स्टेट ऑफ एनवायरमेंट इन इंडिया, हाउ टू सेव एनवायरमेंट। उसके बाद एक टॉपिक आएगा बहुत इंपॉर्टेंट वाला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है और क्या स्ट्रेटजीज हैं ये करने के लिए। उसके बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा बेटा। ठीक है? तो एक छोटा सा डेटा मैं आपको बताता हूं, एक फैक्ट बताता हूं कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में इंडिया का शेयर कितना है। 17%। कितना ज्यादा शेयर है? पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन में इंडियन पॉपुलेशन का शेयर 17% है। उसके बाद पूरे वर्ल्ड के ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें तो 2.5% ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया ने घेरा हुआ है। और इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें लगभग 22% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है। अब आप बताओ कि एनवायरमेंट पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा। इतने सारे लोग, इतना बड़ा एरिया, इतने सारी पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, पुअर लोग, एनवायरमेंटल इश्यूज बहुत ज्यादा होंगे, है या नहीं? ये डेटा आपको सब बता देता है। तो क्या रिजल्ट आते हैं इन सब चीजों का, क्या इफेक्ट पड़ता है? सबसे पहली बात, लोग बहुत ज्यादा है तो डिफॉरेस्टेशन ज्यादा होने वाला है, पॉल्यूशन बहुत होने वाला है, वेस्टेज बहुत ज्यादा निकलने वाली है, प्रोडक्शन ज्यादा होता होगा, कंजम्पशन होता होगा, वेस्टेज आती होगी, एनवायरमेंट पॉल्यूट होता है। उसके अलावा एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन पीक पे होगा। और इंडिया सर्टेनली इज इन मिडस्ट ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस, उससे हम लड़ रहे हैं। तो हाउ टू सेव एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, उसके लिए टॉपिक पढ़ेंगे, मेजर्स टू सेव एनवायरमेंट पढ़ेंगे। तो ये डेटा आपको बता दिया मैंने। अब शुरू करते हैं, मेजर्स टू सेव एनवायरमेंट। सबसे पहला सोशल अवेयरनेस, लोगों को पता होना चाहिए कि कितना पॉल्यूट कर चुके हो आप लोग और कितना कर रहे हो, तो उसके लिए अवेयरनेस। दूसरा कि कैसे बचा जाए, उसके लिए अवेयरनेस। तो सबसे पहली चीज, देयर इज एन अर्जेंट नीड टू स्प्रेड द सोशल अवेयरनेस अबाउट द डेंजर्स ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन से क्या क्या दिक्कतें, क्या डिसीजेज आपको हो सकती हैं, क्या और दिक्कतें आ सकती हैं, द वे ईच इंडिविजुअल कैन कॉम्बैट इट। ये सब जानेंगे लोग तभी तो कुछ करेंगे। पता ही नहीं होना क्या है तो रेकलेसली किए जा रहे हैं, रिसोर्स का यूज रेकलेसली, बिल्कुल बिना रिसोर्स को बचाए, बिना सोचे समझे। तो वो चीज बतानी बहुत जरूरी है, सोशल अवेयरनेस हम फैला सकते हैं। उसके अलावा
इकोनॉमी में जो पॉपुलेशन रेट है उस पर कंट्रोल किया जाए, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो ज्यादा पॉल्यूशन होगा। इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू चेक द राइजिंग पॉपुलेशन इफ एनवायरमेंट इज टू बी प्रोटेक्टेड। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण यही है। तीसरा मेजरिंग टूल क्या है बेटा, कि एनफोर्समेंट ऑफ एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट। देखो एक्ट तो बना हुआ है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी बना हुआ है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था 1986 में। Its objective is to check deterioration of the quality of environment. This legislative measure should be strictly enforced. देखो लोग ना मजाक उड़ाते हैं कि इंडिया में लॉज बने हुए हैं, रूल्स बने हैं, रेगुलेशन बनी है, फॉलो कौन करता है? कुछ नहीं होता यहाँ पे, ऐसे बोलते हैं। भैया अब जमाना बदल चुका है। अब लॉज रूल रेगुलेशन को स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना चाहिए और जो पेनल्टी लगनी चाहिए वो लगानी चाहिए। किसी को इम्प्रिजमेंट हो तो हो, एनवायरमेंट पॉल्यूट ना करे। ऐसे स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो हो जाएंगे ना तो पॉल्यूशन शायद कंट्रोल हो जाए। समझ रहे हो? अब डीजल इंजन की जो गाड़ियां हैं उस पर रोक लगा देना, पेट्रोल गाड़ियां हैं टाइम के हिसाब से चलना, टाइम से फालतू ना चलना रोड पे, या ईवीज का अब लागू होना, ये चलना चाहिए, वो वाली गाड़ियां बंद करो, डीजल वाली गाड़ियां, ऐसे कुछ लॉज रूल्स आते हैं ना। इंडस्ट्री अगर कुछ पॉल्यूशन करेंगी, स्मोक निकालेंगे, अगर लिमिट से ज्यादा स्मोक निकलेगा तो उसे पेनल्टी लगाई जाएगी। जिस इंडस्ट्री ने ये वाली चीज टेक्नोलॉजी नहीं लगाई हुई है वो नहीं लगाएगी तो उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी। ये सब चीजें क्या है, रूल रेगुलेशन है, इनको बनाएंगे तभी एनवायरमेंट प्रोटेक्ट होगा। तो स्ट्रिक्टली एनफोर्स होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। उसके बाद अफॉरेस्टेशन कैंपेन लॉन्च करो, क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। पेड़ कट रहे हैं ना, तो पेड़ लगा भी सकते हैं। जो एरिया खाली है वहां पे अफॉरेस्टेशन करो, पेड़ों को लगाओ। ऐसे कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाने चाहिए, कैंपेन शुरू करने चाहिए। एक्सटेंसिव अफॉरेस्टेशन कैंपेन शुड बी लॉन्च टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट। ये चीज होगी तो अच्छा लगेगा। उसके बाद जो इंडस्ट्रीज हैं, एग्रीकल्चर जहां होता है उससे जो प्रोडक्शन से पॉल्यूशन होता है उस पर कंट्रोल लगाना चाहिए। तो कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर पॉल्यूशन, इट इज एसेंशियल फॉर एनवायरमेंट protection that air and water pollution caused by industries are managed and controlled. To avoid agriculture pollution, use of pesticides, chemical fertilizers should be avoided, restricted. अब ये चीज कर दी जाए तो भी पॉल्यूशन कंट्रोल हो सकता है, पर इसको लगाने से शायद फार्मर का नुकसान हो, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होगा तो इनकम कैसे अर्न करेगा। पर उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना चाहिए ताकि पॉल्यूशन कंट्रोल हो जाए। उसके अलावा वाटर मैनेजमेंट, इंडस्ट्रीज जो प्रोडक्शन करती है उससे जो वेस्टेज वाटर निकलता है, गंदा पानी निकलता है, वो रिवर्स में न जाके कुछ और उसके लिए हम कर सकते हैं। तो वो करेंगे तो उससे भी पॉल्यूशन कंट्रोल हो सकता है बेटा। रिवर्स वाटर शुड बी केप्ट क्लीन एंड प्रोविजंस बी मेड टू सप्लाई क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू द रूरल पीपल। उसके अलावा जो सॉलिड वेस्ट होता है उसकी मैनेजमेंट की जाए। प्लान्ड मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट इज वेरी एसेंशियल। It should be treated chemically. Rural garbage should be converted into compost, जिससे मेन्योर बन जाएगी, वो भी काम आ सकती है। इस तरह से कुछ चीजें करेंगे तो एनवायरमेंट प्रोटेक्ट हो सकता है बेटा। उसके अलावा जो हाउसिंग कंडीशन है गांव के अंदर या स्लम एरियाज के अंदर, उसे इंप्रूव किया जाए, क्लीन किया जाए। तो हाउसेज शुड बी नीट एंड क्लीन। स्लम्स शुड बी रिप्लेस्ड बाय एरी एंड वेल लाइटेड ड्वेलिंग हाउसेज, उनको दिए जाए। गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। Let us not offer the opportunity of calling us slum dogs. ऐसा कोई बोल ना सके कि यहाँ पे सब स्लम डॉग्स रहते हैं इंडिया के अंदर। तो ऐसा कंडीशन इंप्रूव करो। वो कौन करेगा बेटा? गवर्नमेंट कर सकती है। तो कुछ मेजर्स गवर्नमेंट को भी लेने पड़ेंगे और कुछ हमें भी लेने पड़ेंगे। सारा काम सरकार नहीं करेगी, हम भी कर सकते हैं, एनवायरमेंट को बचा सकते हैं। हमारे हाथ में भी है बहुत सारी चीजें। तो अब इन सब चीजों के लिए कौन है? पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी है, और अलग अलग स्टेट के अलग अलग पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स भी हैं। वो सब मिलके काम करें, रूल्स बनाए, रेगुलेशंस बनाए, इंप्लीमेंट करें, स्ट्रिक्टली फॉलो करें, लोग ऐसा कुछ करें तो ये चीज हो सकती है। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाज सेट अप इन 1974 followed by similar boards at the state level to address the major environmental concern in India. These boards specify benchmarks of tolerable range of effluent and emissions. आपने देखा होगा कि कुछ नंबर्स होते हैं, पॉल्यूशन को मेजर किया जाता है तो कुछ नंबर्स बता दिए जाते हैं कि इस नंबर तक अगर आपका पॉल्यूशन जा रहा है तो ठीक है, इससे ऊपर गया तो आप ज्यादा एमिशन कर रहे हो गैसेस का, पॉल्यूटिंग गैसेस का, उस पर कंट्रोल करो, फिर पेनल्टी लगानी चाहिए। तो बिसाइड्स दे आर स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द एक्सटेंट पॉसिबल डेंजर्स ऑफ नॉन पॉल्यूशन।
Also, these boards offer technical assistance relating to environmental improvement in environment. ये सब करना चाहिए। तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स भी कुछ कर सकते हैं। उसके अलावा बेटा हमारी कंट्री के अंदर हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो आपिको और चिपको मूवमेंट शुरू हुआ था उत्तराखंड में 1970s में। एक मूवमेंट शुरू हुआ चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन बोलते थे कि लोगों ने क्या किया था कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गए थे, हक कर लिया था कि पेड़ कटेगा तो पहले हम कटेंगे, ऐसा कुछ, तो पेड़ को बचा लिया गया था। तो क्रिएट ग्रोइंग अवेयरनेस टुवर्ड्स रैपिड डिफॉरेस्टेशन इन कर्नाटका सेम मूवमेंट शुरू हुआ, उसे आपिको मूवमेंट का नाम दिया गया व्हिच मींस टू हग। ऑन 8 सितंबर 1963 when the felling of trees started in Sirsa district, 160 men, 160 आदमी, women और children hugged the trees and forced the woodcutters to leave. यहां से चले जाओ, पेड़ नहीं कटेंगे, पेड़ काटने होंगे तो हमें काटना पड़ेगा। These people left the trees only when they were assured by the forest officials that trees will be cut scientifically, not in accordance with the working plan of district. These people saved 12,000 trees within a month. These movements spread to many adjoining districts. ऐसा कुछ किया जाए तो बात ही बन जाए। तो इस तरह से एनवायरमेंट को सेव किया जाया था और करना भी चाहिए। उसके अलावा बेटा अगर मैं बोलूं आपको कि आज जो एनवायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है, आज जो रिसोर्सेज का रेकलेसली लापरवाही से यूज हो रहा है, जिससे आज रिसोर्स खत्म हो रहे हैं, आज की डेवलपमेंट के लिए, आज की ग्रोथ के लिए आप बिना सोच समझे रिसोर्स को एक्सेसिव यूज कर रहे हो, कल के लिए नहीं बचा रहे हो, तो कल क्या होगा, आपकी फ्यूचर जनरेशंस का क्या होगा, ये सोचो। इसलिए बोलते हैं कि आज भी ग्रो करो, आप आज डेवलपमेंट करो, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन इस तरह से करो कि कल के लिए बच जाए, कल की डेवलपमेंट भी हो जाए। आप कल के लिए भी सोचो, प्रेजेंट का मत सोचो, प्रेजेंट के अलावा फ्यूचर का भी सोचो कि कल रिसोर्स बचने चाहिए, इस तरह रिसोर्स को यूज करो। सेव वाटर, सेव ट्रीज हम बोलते हैं ना, तो उसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट विच विल अलाउ all future generation to have a potential average quality of life। जैसे लाइफ क्वालिटी हम आज जी रहे हैं उससे अच्छी आपकी भी होगी, उसके लिए आपको आज रिसोर्स बचाने पड़ेंगे। at least as I which is being enjoyed by the current generation, उतना तो एंजॉय कर ले जितना हमने आज किया है रिसोर्स, तो रिसोर्स बचाने पड़ेंगे। तो बेसिक एम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जो बेसिक एम है वो ये है कि प्रेजेंट जनरेशन के साथ साथ फ्यूचर का भला भी हो जाए, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी हो जाए। Environmentalists have used the term sustainability is an attempt to clarify the desired balance between economic growth of one hand and environmental conservation on the other hand। आज ग्रोथ डेवलपमेंट हो जाए लेकिन एनवायरमेंट का नुकसान भी ना हो, बैलेंसिंग से काम करो। समझ में आया? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मेन फीचर्स क्या है कि आज पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, लेकिन आज जो रिसोर्स यूज कर रहे हो आप, उसका वेस्टेज इतना मत करो कि कल के लिए ना बचे। तो सस्टेन्ड राइज, आज भी बढ़े और कल भी बढ़े, पर कैपिटा इनकम लगातार बढ़ती रहे आज भी और कल भी, और वेलफेयर का नुकसान भी ना हो। देयर शुड बी सस्टेन्ड राइज इन पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ओवर टाइम। सिर्फ आज की जनरेशन की बात मत करो, कल की बात भी करो। रिसोर्स को रैशनली यूज करो, रेकलेसली नहीं। रैशनली मतलब समझदारी से यूज करो, वेस्टेज मत करो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी हो पाएगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट डज नॉट मीन दैट कि रिसोर्स को यूज ही मत करो, करो लेकिन रैशनली यूज करो, समझदारी से यूज करो। ठीक है, एक्सेसिव एक्सप्लॉइट मत करो उनको, वेस्टेज मत करो उनकी, जितनी जरूरत है उतने यूज करो। उसके अलावा ability of future generation to fulfill their needs not be impaired, उनको इफेक्ट ना पड़े गलत, ऐसी डेवलपमेंट आपको आज करनी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेस द पॉइंट दैट कि एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन हार्म नहीं होनी चाहिए, उनकी नीड्स भी पूरी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स सच एज ऑयल है, उसको हम इरेशनल यूज करेंगे तो आज तो प्रोडक्शन हो जाएगा लेकिन आज वो खत्म हो जाएंगे, और कल क्या होगा। इसलिए आपको आज जो रिसोर्स यूज करने हैं वो लापरवाही से यूज नहीं करने, आपको रैशनली यूज करने हैं ताकि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रिसोर्स बच जाए और फ्यूचर जनरेशन के काम भी वो आ जाए। समझ में आ रहा है? पॉल्यूशन कंट्रोल करो, पॉल्यूशन ज्यादा मत करो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिस्कार्ड्स दोज एक्टिविटीज जो पॉल्यूशन ज्यादा करती हैं। आपको पता है हमने ओजोन डिप्लेशन पढ़ा, ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आज हम चीजें करते हैं ना गलत।
रेफ्रिजरेटर, एसी से बहुत ज्यादा गैसेस निकलती हैं, मोटर व्हीकल्स के एसी चलते हैं तो बहुत हीट निकलती है। तो अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, ओजोन डिप्लेशन ज्यादा हो जाएगा, तो कल की जनरेशन को हार्म ज्यादा पहुंचेगा। तो उसको बचाना है, उसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो क्या स्ट्रेटेजी है, ऐसी क्या स्ट्रेटेजीज बनाई गई जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट और प्रमोट हो, वो हम पढ़ेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट कैसी होगी, उसके लिए कुछ टूल्स हैं, कुछ मेजर्स हैं, ऐसा आप करो तो हो जाएगी। तो कैसा कर सकते हैं, सबसे पहला इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। आप जो प्रोडक्शन प्रोसेस में टेक्निक यूज करते हो वो ऐसी हो जो रिसोर्स को बचाए, कम इनपुट डालें, आउटपुट ज्यादा आ जाए। और आज तो जमाना मॉडर्नाइज्ड है, बन सकता है सब कुछ। तो वी आर टू एडवाइज दैट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज विच आर इनपुट एफिशिएंट ऐसे हम यूज करें जिससे आउटपुट मैक्सिमम आए और इनपुट कम लगे। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे हाइब्रिड इंजन आते हैं ना गाड़ियों में, फ्यूल कम लेते हैं, ऐसा कुछ हर चीज में हम बना दें। यूज ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली रिसोर्सेस, ऐसे रिसोर्स, ऐसे फ्यूल्स यूज करें जो एनवायरमेंट फ्रेंडली, एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट्स ना हो। जैसे सीएनजी यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज कर सकते हैं। तो एलपीजी एंड सीएनजी आर क्लीनर फ्यूल्स एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली। द यूज ऑफ दीज फ्यूल्स मस्ट बी एनकरेज इन प्लेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। ठीक है, उसमें कॉस्ट ज्यादा भी आती है और इफेक्ट भी पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत छोड़ते हैं, जिसे बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन गैस हाउस इफेक्ट। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है, पीपल इन रूरल एरियाज शुड बी डिस्करेज फ्रॉम यूजिंग फ्यूल। वुड का जब यूज करते हैं एज अ फ्यूल वो रोका जाए, क्योंकि लकड़ी से जो स्मोक निकलता है वो भी खराब करता है और पेड़ भी कटता है। तो इट कॉज डिफॉरेस्टेशन एंड अनवारंटेड डिग्रेडेशन ऑफ रिसोर्सेज। गोबर गैस प्लांट यूज करें, मे बी डेवलप एज सोर्स ऑफ डोमेस्टिक फ्यूल, ना कि लकड़ी का यूज। ये भी एक स्ट्रेटेजी है। उसके अलावा इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट की जाए, मतलब integrated rural development must be given high priority in the programs of state planning. This will generate employment opportunities in rural areas, restricting migration to urban areas. देखो बेटा, हमने पढ़ा था ना कि गांव के लोग गांव छोड़कर शहर में आते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, पैसे कमाने के लिए। अगर हम गांव के अंदर कुछ ऐसे प्रोग्राम यूज करें, लॉन्च करें कि वहां पर ही लोगों को जॉब मिल जाए और वो अर्बन में ना, क्योंकि अर्बन के लोग, गांव के लोग अर्बन, देखो गांव के लोग वैसे ही थोड़े से अर्बन से हम बोलते हैं कम, गरीब गरीब ज्यादा होते हैं, इनकम उनकी कम होती है। अब गरीब लोग शहर में आएंगे तो और गरीब हो जाएंगे, अर्बन पॉवर्टी बढ़ेगी। और जब अर्बन में पॉवर्टी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं पॉवर्टी से पॉल्यूशन बढ़ता है, समझ रहे हो? तो रूरल इनडायरेक्ट पॉइंट है पर इंपॉर्टेंट है, रूरल के लोग माइग्रेट होकर अर्बन में आएंगे, अर्बन पॉवर्टी बढ़ेगी, अर्बन पॉवर्टी बढ़ेगी तो उससे एनवायरमेंट पॉल्यूशन हो सकता है। तो हम बोलते हैं कि गांव के लोगों को गांव में ही जॉब मिल जाए, उसके लिए लॉन्च करो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। वहां कुछ ऐसा इंडस्ट्रीज खोलो, स्मॉल स्केल, कॉटेज, विलेज, कुछ प्रोग्राम ऐसे लॉन्च करो कि वहां पे उनको जॉब मिल जाए। उससे एनवायरमेंट कंट्रोल हो सकता है और कल के लिए भी रिसोर्सेज बच सकते हैं। उसके बाद कन्वर्ट सनलाइट इनटू सोलर एनर्जी। सनलाइट से पता है आपको सोलर एनर्जी बनती है, तो उससे बिजली बन जाती है। हियर फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन में बी नोटेड, इंडिया इज एंडोर्ड with abundant of sunlight which is a rich source of energy as a free gift of nature हमारे को दिया हुआ है, तो हम यूज कर सकते हैं उसका, उससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, ना कि कोल से बनाए। कोल से बनाते तो पॉल्यूशन होता है, उसकी ऐश जो पानी में मिक्स हो जाती है। तो सनलाइट जो है वो एनवायरमेंट के लिए फ्रेंडली भी है और नॉन एग्जॉस्टेबल है, खत्म भी नहीं होगी। तो कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी इज नो लॉन्गर डिस्टेंट ड्रीम, अब तो शुरू हो चुका है और काफी जगह हो भी गया है। अब इसमें कोई ड्रीम नहीं रह गया, अभी ये पूरा हो चुका है, लगा लो बस थोड़ा सा इस पे वर्क करना है। सोलर एनर्जी इज एन इफेक्टिव आंसर नॉट ओनली टू प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बट ऑल्सो टू प्रॉब्लम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम ऐसा करेंगे तो आज रिसोर्स का यूज रैशनली भी हो जाएगा और कल के लिए रिसोर्स बच भी जाएंगे, कोल बच जाएगा बेसिकली। तो ऐसा हम कर सकते हैं। और हम जो केमिकल वाली फार्मिंग करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं, उससे लैंड की जो फर्टिलिटी है वो इफेक्ट होती है। तो हम केमिकल की जगह ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं जहां पे केमिकल यूज नहीं होता। उससे भी क्या होगा, लैंड की फर्टिलिटी बच जाएगी और कल की जनरेशन भी उस पर कुछ काम कर पाएगी। तो शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग हम बोल सकते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह जो हैं
उनका ज्यादा यूज मत करो, ठीक है। उससे प्रोडक्शन कैपेसिटी फ्यूचर जनरेशन की खत्म हो जाएगी। आज तो आप ज्यादा बना लोगे केमिकल्स, लेकिन कल का क्या होगा वो सोचो। इट इज हाई टाइम दैट वी स्विच ओवर ऑर्गेनिक फार्मिंग विच फोकस ऑन सॉइल हेल्थ बनी रहेगी और प्लांट हेल्थ बनी रहेगी, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी ऑर्गेनिक फूड खाने से। और जो वेस्टेज होती है प्रोडक्शन से या कंजम्पशन से, उसको मैनेज करो यार, उसे गार्बेज से कंपोस्ट वगैरह बना के खाद वाद बनाओ, रेदर देन अलाउइंग द इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड हाउस होल्ड गार्बेज टू लिटर अराउंड फ्लो इनटू स्ट्रीम एंड रिवर्स। आप उसको सिस्टमैटिकली मैनेज करो। हाउस होल्ड वेस्ट कैन बी रिसाइकल इनटू कंपोस्ट एंड मैन्योर बना लो, ऑर्गेनिक फार्मिंग में उसको यूज भी कर सकते हो आप। ये भी एक सॉल्यूशन है किसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। उसके अलावा बेटा, अवेयरनेस टू कंजर्व नेचुरल एसेट फॉर इंटर जनरेशनल इक्वालिटी या इक्विटी। मेरी बात समझना, लोगों को अवेयरनेस फैलाओ। क्या अवेयरनेस फैलाओ कि जो नेचर है, जो उसके रिसोर्सेज हैं, वो हमारे लिए एसेट है, आज के लिए भी और कल के लिए भी, तो उसका यूज रैशनली किया जाए। इंटर जनरेशनल इक्विटी क्या होता है? इंटर जनरेशनल इक्विटी मींस इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो एंड प्रोस्पर। क्या सिर्फ हमें ही राइट है ग्रो करने का, फ्यूचर जनरेशन को राइट नहीं है? दोनों को राइट मिलना चाहिए। दोनों को राइट ग्रो करने का तब मिलेगा जब दोनों के पास रिसोर्स अवेलेबल होंगे, नेचुरल रिसोर्सेज। अगर उसे हम खत्म कर देंगे तो राइट हमने ले लिया सारा, उनको तो कुछ दिया ही नहीं। तो इंटर जनरेशनल, आज की जनरेशन और कल की जनरेशन दोनों को बराबर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए रिसोर्सेज की। हम आज खत्म किए जा रहे हैं, कल की जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो वो चीज पे आप अवेयरनेस फैलाओ, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को बेनिफिट मिले, रिसोर्सेज का अपॉर्चुनिटी मिले ग्रो करने की। तो इंडियंस जो होते हैं आर हाईली कॉन्शियस फॉर इंटर जनरेशनल इक्विटी एट द माइक्रो लेवल। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो फ्यूचर का सोचते हैं। हम सबको मैक्रो लेवल पे ऐसा होना पड़ेगा, हम सबको सोचना पड़ेगा कल के बारे में, ठीक है। नेशनल लेवल पे सोचो, अपनी फैमिली का मत सोचो, पूरे देश का सोचो कि पूरे देश में रिसोर्स बचने चाहिए। सिर्फ मेरी फैमिली को मिल जाए ऐसा नहीं, सबकी फैमिली को मिले ऐसा सोचो। तो सेल्डम हैव वी थॉट ऑफ कंजर्विंग आवर नेचुरल वेल्थ फॉर द फ्यूचर। हमने बहुत कम लोगों ने सोचा होगा कि हम पूरे देश के लिए बचाएं। हम अपनी फैमिली का सोचते हैं, भाई मेरे बच्चों की खाने बचे। तो सबका सोचो, सबको मिलना चाहिए, राइट? समझ पा रहे हो? उसके बाद हम जो पर्सनल व्हीकल यूज करते हैं ना, हर फैमिली में मान लो 5 लोग हैं, 5 गाड़ियां वाला एग्जांपल दिया था मैंने आपको, यार वो ठीक नहीं है। आप पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करो, पॉल्यूशन कंट्रोल होगा। पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर टू बी रैपिड, कंफर्टेबल, इकोनॉमिकल। एग्जांपल दे रहा है मेट्रो का। सच मीन्स आप यूज कर सकते हो, इससे आप पॉल्यूशन कंट्रोल कर सकते हो। तो प्राइवेट व्हीकल ट्रैफिक जो बहुत ज्यादा होता है, उससे जो स्मोक निकलता है वो बच सकता है, पॉल्यूशन कंट्रोल हो सकता है, ये हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट करने के लिए हैं। इन्हें बोलते हैं स्ट्रेटजीज टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको समझ में आया? तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया बेटा, चैप्टर खत्म हो गया। अब इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आपके पास हैं नोट्स के अंदर, वो सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं खुद से, मतलब खुद से। उसके बाद क्वेश्चन में डाउट आएगा मैं जरूर लूंगा। आप अभी देखो, चैप्टर के अंदर जो भी टॉपिक है उन्हीं टॉपिक के बेस पे क्वेश्चंस है, ठीक है। आराम से सॉल्व हो जाएंगे, थ्योरेटिकल चीज है, टॉपिक समझ में आ गया, क्वेश्चन भी हो जाएगा। बस आपको फोकस करना है, टॉपिक को ध्यान से समझो, क्वेश्चन अपने आप हो जाता है। तो एनवायरमेंट चैप्टर कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है, सबसे आसान चैप्टर ही लिखूंगा। तो उसके क्वेश्चन अच्छे से करो, उसके बाद जो डाउट्स होंगे जरूर लूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।